नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको RSCET की बुक दिखाई दे रही है और आपको पता है RSCET के एग्जाम में इसके पीछे वाले जो पर्सन होते हैं किताब के, वो सीधे के सीधे छपते हैं और काफ़ी लोग वो भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो जो भी इसमें बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं या फिर पास होना चाहते हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें। भाई RSCET आपके क्लियर हो जाएगा, ये पर्सन जरूर देखना है, ठीक है। तो पहले तो RSCET की फुल फॉर्म से शुरू करते हैं। RSCIT ये किसके लिए आती है? तो भाई कंप्यूटर का एक एग्जाम होता है जिसे अपन RSCET के नाम से जानते हैं, RKCL वगैरह है, और ये VMOU कराता है, यानी कि कोटा से ये संचालित होता है। तो RSCET की फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये लिखा होनी चाहिए, ठीक है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, तो और वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपके काफ़ी सारे पर्सन इससे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए चैप्टर वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले ये पूरी PDF है भाई इस किताब के प्रश्नों की है। तो पहले चैप्टर का नाम आपको दिख रहा होगा, कंप्यूटर का परिचय, और बहुविकल्पिक प्रश्न आएंगे, सारे के सारे ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, आपको खाली टिक करना होता है, वहाँ पर गोले पढ़ने हैं ना। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं, ये जूम हो गया है। चलो पहले प्रश्न का नाम क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ये नहीं है, ध्यान रखना, ये पेपर में बहुत गलतियां कराता है, क्योंकि अपन सीधा पढ़ते हैं निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये लो जय बाबेरी, गलत हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई? इसमें देखो विंडोज 7 जो है वो कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सामान्य अर्थ होता है कि भाई आपके कंप्यूटर में या फिर फ़ोन में जो भी अपन सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं, ऐप वगैरह, वो खाली क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें विंडोज 7 जो है वो किसी प्रकार से कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक प्रकार का OS है। क्या है? OS। आगे आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होता है। तो ये OS है विंडोज 7, और विंडोज 10 भी एक प्रकार का क्या होगा? OS होगा। चलिए ठीक है, बाकी सभी वैसे भी है। पेज मेकर, पेज बनाने के लिए काम आता है। नोटपैड, आप कोई भी नोट वगैरह लिख सकते हो, और फोटोशॉप, फोटो एडिट करने के लिए काम आता है। तो ये तीनों ऐप है, लेकिन ये कोई ऐप या सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर जो होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? तो भाई आपको पता ही, अभी बताया, कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है, उसको अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? नाम से पता चलता है ऑपरेटिंग, ऑपरेटर मतलब चलाना। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसका 100% राइट आंसर है। क्या है भाई? कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कौन कार्य करता है? तो वो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। अब देखो कितना सिंपल प्रश्न है, ये आपको पहले समझना पड़ेगा भाई आउटपुट क्या होता है और इनपुट क्या होता है, दोनों समझ लो एक बार, है ना, ताकि एक बार में क्लियर हो जाए। एक है आउटपुट, क्या नाम है? आउटपुट। एक है इनपुट। तो नाम से कुछ पता नहीं चल रहा। इन का मतलब क्या होता है? अंदर। तो जो चीज कंप्यूटर के अंदर जाती है उसको बोलते हैं इनपुट, और जो कंप्यूटर हमें देता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो आप देखो, एक है स्कैनर, स्कैनर में हम कागज रखते हैं और वो कागज पूरा कंप्यूटर के अंदर जाता है, स्कैन। तो ये क्या हो गया? इनपुट हो गया, ठीक है। टेप, टेप से आवाज बाहर आती है या अंदर जाती है? टेप वो टेप नहीं है जो कि आवाज वाला है, यहाँ पर टेप का अर्थ है जो अपन क्लिक करते हैं उसको भी टेप बोलते हैं, ठीक है। तो ये टेप भी क्या है? क्लिक करने का। तो अपन जब क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर निर्देश जाएगा, वो टेप है ना, ध्यान रखना। टेप अपन जो घरों में बजाते हैं वो अलग टेप है, वो तो आउटपुट का उदाहरण हो जाएगा, रेडियो जैसा, है ना। एक है प्लॉटर। प्लॉटर अगर आपको पता हो दोस्तों, एक बहुत बड़ा प्रिंटर टाइप होता है जिससे अपने बड़े बड़े बैनर पोस्टर होते हैं वो छपते हैं। तो प्लॉटर एक प्रकार का आउटपुट है, क्योंकि उसमें से जो है वो सारे के सारे जो भी अपन स्कैन वगैरह करते हैं, जो भी पोस्टर वगैरह बैनर वगैरह उसे बाहर निकलते हैं, बड़ा फोटोकॉपी तैयार करता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ये ध्यान रखना। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? कंप्यूटर की क्या सीमा हो सकती है दोस्तों, बताओ। कंप्यूटर में भी कोई लिमिट? हाँ बिल्कुल, एक लिमिट है, बुद्धि का अभाव है। कंप्यूटर में बुद्धि नहीं है। जैसे अपने दिमाग में किस प्रकार से बुद्धि, अपने को काफी चीजें पता चलती है, लेकिन कंप्यूटर को इतनी चीजें पता नहीं चलती। स्पीड में बहुत एकदम ब्रांडेड है, काफी सारी स्पीड है उसकी। शुद्धता, एक्यूरेसी 100% है। अगर आप उसमें गलत लिखोगे वो गलत आंसर देगा, सही लिखोगे तो सही आंसर देगा। परिश्रम, मेहनत भी बेचारा बहुत करता है, लेकिन उसके पास बुद्धि का अभाव है, ठीक है ना। ये चीज है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? ये 5वां प्रश्न। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? मतलब जो सिस्टम को चलाने के लिए काम आने वाला सॉफ्टवेयर है। अगर आप इसके पहले वाला प्रश्न देखो तो अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये तीनों क्या है भाई? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और जो कंप्यूटर को चलाए उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये हो गया विंडोज 7। सीधी सी बात है, विंडोज 7 क्या एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम है, नाम में सिस्टम आ रहा है। ये तीनों क्या है भाई? तो ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखना, दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन, एक सिस्टम। जो सिस्टम को चलाए वो कौन सा होगा? सिस्टम, और जो एप्लीकेशन को चलाए वो एप्लीकेशन। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए काम आता है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर भाई? छठा प्रश्न क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो बहुत सस्ते या चीप होते हैं, चीप यानी सस्ता होता है, ठीक है। इस कथन
इस कथन का जो है उत्तर निम्न विकल्पों से चुने। ये क्या सही है गलत है? मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो सस्ते होते हैं या नहीं होते हैं? तो ये तो 100% गलत बात है। ध्यान रखना, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत महंगे होते हैं, इतने सस्ते नहीं होते जितना ये किताब बोल रहा है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कंप्यूटर जो होता है वो वर्गीकरण नहीं है। कंप्यूटर का वर्गीकरण मतलब कौन सा प्रकार का कंप्यूटर आप है ही नहीं, इसमें यूँ फर्जी दे रखा है, वो चेक करना है। तो 7वें प्रश्न का ऑप्शन देखो दोस्तों, मेन फ्रेम अभी ऊपर पढ़ा था, ये तो है भाई। मिनी कंप्यूटर भी होता है और नोटबुक भी होती है, ये ध्यान रखना। लेकिन मैक्स फ्रेम नाम का कोई कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है, ये ध्यान रखना। तो मैक्स फ्रेम इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? सबसे तेज, ये दिमाग में काफी लोगों का आता है, ऐसा कंप्यूटर बता जो सबसे तेज है। तो उसका नाम से ही पता चलता है, सुपर कंप्यूटर। क्या नाम है? सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो क्या होता है? सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला, तो ये थे भाई पहले चैप्टर के क्वेश्चन, जिसका नाम क्या था? कंप्यूटर का परिचय। एक बार वापस देखते हैं फटाफट, है ना, 1 मिनट नहीं लगाएंगे अभी। तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो विंडोज 7 एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मंच का कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो आउटपुट डिवाइस का भी बताया, प्लॉटर एक प्रकार का क्या आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा क्या है? बुद्धिमत्ता नहीं पाई जाती उसमें, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है ये वाला 5वां। अगला प्रश्न देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब विंडोज 7, ये ध्यान रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट बात करेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ता है, गलत बात है, 100% गलत है, ये ध्यान रखना, ये गलत, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा जो है वो कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? तो कंप्यूटर वर्गीकरण में मैक्स फ्रेम नहीं होता, ध्यान रखना। मेन फ्रेम होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, नोटबुक होता है, लेकिन मैक्स फ्रेम नहीं होता। नेक्स्ट है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। देखो इतना टाइम लगेगा अभी आपको, है ना, अभी देख लेते हैं सारे के सारे प्रश्न। दूसरे चैप्टर पे आते हैं भाई। दूसरे चैप्टर का नाम आपको दिख रहा होगा, कंप्यूटर सिस्टम। चैप्टर का नाम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम, अध्याय संख्या 2। चलो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? डेजी व्हील प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? डेजी व्हील। वाह क्या बढ़िया नाम है। डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो किसका उदाहरण है या किसका प्रकार है? तो ये दोस्तों एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर है? इम्पैक्ट। अब आपको बता दूं इम्पैक्ट क्या होता है। ऐसे प्रिंटर जिसमें किसी हथौड़े का उपयोग होता है। हथौड़ा मतलब छोटा सा ना, दबाव का उपयोग, कोई अक्षर दबेगा तब जाकर कोई अक्षर छपेगा। जैसे मान लो ये ए लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो इसके ए की फ्रेम बनी हुई है, ये मान लो कोई लोहे की एक इस प्रकार से एक लोहे की सीट है, जहाँ पर इसमें ए लिखा हुआ है, इसमें बी लिखा हुआ है, इसमें सी लिखा हुआ है। तो एक ठप्पा वगैरह कैसे लगाते हैं? जिसमें दबाव का उपयोग होता है। जैसे सील वगैरह लगाते हैं तो दबाते हैं तब जाकर वो कागज पे चिपता है। तो जिसमें दबाव का उपयोग होता है उसको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर। तो डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो एक प्रकार कैसा प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी जो होती है प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? मतलब कौन सी मेमोरी जो बार बार रिफ्रेश होती रहती है या रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो उसका ऑप्शन होगा डायनेमिक रैम। क्या नाम है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और काफी बार आता है, ध्यान रखना। डायनेमिक रैम क्या नाम है? डी रैम जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी रैम या डायनेमिक रैम। और रैम की फुल फॉर्म आपको याद रखनी चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या नाम है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की भी साथ में देख लो, एक है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरी कौन सी है? रीड ओनली मेमोरी, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, रैम से अधिकाधिक प्रयोग, रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? मतलब रैम जो है उससे अधिकाधिक प्रयोग की जाने वाली जानकारी, आप ऐसी कौन सी जानकारी जो बार बार प्रयोग कर रहे हो उसको संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और बढ़िया प्रश्न है, उसको बोलते हैं कैश मेमोरी। क्या बोलते हैं? कैश मेमोरी कहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप सोचो कैसे कैश मेमोरी? तो देखिए ये आपका कंप्यूटर है, आपका ये माउस है, आप कोई एक जो है उपकरण है बार बार यूज कर रहे हो, मतलब उपकरण नहीं, यहाँ पर आप कोई एक फाइल है जिसका बार बार उपयोग कर रहे हो, तो वो अचानक से अस्थायी रूप से एक जगह पर संग्रहित हो जाती है कि भाई जैसे ये बंदा वापस उसको क्लिक मतलब उसको मांगेगा, ये सीधी हाथों पकड़ा दी जाएगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी? कैश मेमोरी रैम का ये एक भाग है, तो रैम के द्वारा बार बार उपयोग में ली जाती है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कि कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी को स्कैन कर सकता है। तो भाई नाम से पता चल रहा है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ये जो है वो OMR की बात कर रहा है। किसकी? OMR। आपको पता हो आपको OMR सीट दी जाएगी जब आपका पेपर होगा, आप भी उसमें इसी प्रकार से बढ़िया से गोले भरोगे और वहाँ पर जो मशीन होगी OMR वो उसको क्या कर लेगी? स्कैन, और उसको पता चल जाएगा आपने कितने आंसर सही किए या कितने आंसर गलत किए। तो OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसकी फुल फॉर्म यही है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे भाई, अगला प्रश्न 5वां प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एक अस्थिर प्रकृति की होती है? अस्थिर मतलब क्या है? वोलेटाइल होती है, मतलब जो उसकी प्रकृति स्थिर नहीं, फिक्स नहीं होती, उसको आप चेंज कर सकते हो, तो वो कौन सी होती है? तो वो है भाई रैम मेमोरी। कौन सी मेमोरी? रैम। रोम में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। ये नॉन वोलेटाइल होती है। कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल या वोलेटाइल।
तो नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है, वो होती है रोम। कौन सी होती है, रोम। और वोलेटाइल पूछे तो रैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार प्रश्न आ चुका है कि रैम कैसी मेमोरी है, तो अस्टीरिया वोलेटाइल है, जबकि रोम कैसी है तो नॉन वोलेटाइल है। ये ध्यान रखा जाए भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर जो होता है वो टोनर का उपयोग करता है। टोनर मतलब एक सूखी स्याही का उपयोग करता है। ड्राई इंक पाउडर लिखा है, ड्राई इंक पाउडर, यानी कि सूखी स्याही का उपयोग कौन सा प्रिंटर करता है कंप्यूटर में काम आने वाला। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंटर है, ये है लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। बाकी डेजीविल प्रिंटर आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है, उसमें दबाव के माध्यम से, हथौड़े के माध्यम से उसको क्या किया जाता है, अक्षर को प्रिंट किया जाता है। लेकिन लेजर प्रिंटर में किसी हथौड़े या दबाव का उपयोग नहीं होता। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये भी आपको एक नई चीज़ पता चल गई, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कैसा प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये ध्यान रखना। तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर, और ये क्या करता है, सूखी स्याही या टोनर का प्रयोग करता है, ये ध्यान रखना भाई। अगला बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला भाई 7वां प्रश्न है, आपके कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। तो कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है भाई प्रोसेसर विनिर्देश, मतलब प्रोसेसर को निर्देश देना, और रैम्स की क्षमता, मेमोरी की क्षमता। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क, तो ये सभी जो है इसी को कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, यानी प्रोसेसर विनिर्देश, मेमोरी क्षमता, हार्ड डिस्क, ये तीनों मिला के क्या कहलाते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। और 99 प्रश्नों में ध्यान रखना, अगर आपके उपरोक्त सभी ऑप्शन है तो लगा ही देना अगर आपको पास होना है, क्योंकि 99 में तो ये उपरोक्त सभी सही रहता है RCET में खाली, है ना, बाकी सभी जगह नहीं। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, DPI का पूरा नाम क्या है। तो DPI तो बहुत सिंपल है और ये हर बार पेपर में आने वाला प्रश्न है, ये है डॉट्स पर इंच। क्या नाम है, डॉट पर इंच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, DPI डॉट पर इंच। अगला बात करें भाई, ये हो गया 2 पेपर हो गए, 2 आपके पार्ट हुए, है ना। अध्याय तीसरा शुरू करते हैं भाई। तीसरे अध्याय का नाम क्या है, अपने कंप्यूटर को जाने। अच्छा, अपन जानते हैं, अभी 1 मिनट हुआ है ना। तो ये पहला प्रश्न देखो, असत्य कथन को पहचाने। अच्छा, अपने कंप्यूटर को जाने, असत्य कथन को पहचाने, गजब प्रश्न दे रहा है भैया ना। चलो देखते हैं, पहला असत्य कथन को पहचाने और पुनः स्थापित करें। तो पहला है, इसमें असत्य कथन कौन थे, इसके लिए अपने को सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला कथन है, आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अपन ये प्रश्न एक एक में 3-3 बन रहे हैं भाई, बढ़िया प्रश्न देखो। तो अपन जब भी कोई कंप्यूटर में चीज़ें डिलीट करते हैं, वो कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में, और वहाँ जाकर अपन उनको पुनः पा सकते हैं। तो ये तो सही हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, दूसरा क्या दे रखा है भाई। तो अगला दे रखा है इसमें, यदि आपको कभी जरूरत है तो रिसाइकल बिन से किसी फाइल को पुनः स्थापित कर सकते हैं। 100% सही बात है। अपन ने कोई चीज़ डिलीट की जाएगी कहाँ पर, रिसाइकल बिन में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, और आप इसे पुनः रिस्टोर भी कर सकते हो, ये भी सही बात है। अगला, आप रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क की रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। 100% गलत बात है। आप रिसाइकल बिन में कोई फाइल भेज देते हो डिलीट करके, तो भी वो आपके कंप्यूटर का स्पेस भरेगी, क्योंकि वो आपके कंप्यूटर में है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे भेज दोगे तो आपका स्पेस बढ़ जाएगा, खाली जगह बढ़ जाएगी, कतई गलत बात है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है डी, आप राइट क्लिक कर सकते हैं और एम्प्टी रिसाइकल बिन को चुनकर रिसाइकल बिन को एक साथ साफ कर सकते हैं। 100% सही बात है। देखो, रिसाइकल बिन के बारे में 3-4 चीज़ें आई है, सारी की सारी सही बात है। पहला, रिसाइकल बिन है क्या, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो भाई, अपन कंप्यूटर में काफ़ी सारी चीज़ें डिलीट करते हैं, अगर आपने शिफ्ट के साथ डिलीट नहीं किया है तो वो कहाँ जाएगी भाई, रिसाइकल बिन में चली जाएगी। दूसरी बात, ये रिसाइकल बिन जो है, आप उससे क्या पुनः फाइलों को देख सकते हो, पुराने फाइलों को बिल्कुल देख सकते हो। तीसरी बात, क्या उनको पुनः रिस्टोर कर सकते हो, 100% कर सकते हो। अगला है, क्या एक एक फाइल को रिस्टोर करना पड़ेगा, एक साथ नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। आप एम्प्टी रिसाइकल पे क्लिक करो, सारे के सारी फाइलें एक साथ हट जाएगी। और आप पर्सन क्या देगा, क्या आप रिक्त स्थान खाली कर सकते हो भाई कंप्यूटर का रिसाइकल में भेज के, तो ये गलत बात है। आपका कंप्यूटर का स्थान तो भरा ही रहेगा भाई, है ना, जब तक आप उसको एम्प्टी नहीं कर देते। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है, तो उसका आंसर होगा दोस्तों यूनिक्स कंप्यूटर। कौन सा भाई, यूनिक्स जो है वो एक प्रकार का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। आपको बता दूं, ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसका मतलब क्या है, जिसमें चित्र दिखाई दे। क्या दिखाई दे, चित्र। आप कंप्यूटर खोलो, आपको डब्बे दिखाई दे, इस प्रकार के आइकन दिखाई दे, कोई चित्र दिखाई दे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेकिन यदि आपको कोई चित्र नहीं दिखाई दे, ब्लैक स्क्रीन हो, खाली कोडिंग टाइप वो दिख रहा हो उसका, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिक्स। ये ध्यान रखना, ये यूनिक्स है। उसको बोलते हैं CUI। क्या बोलते हैं, CUI, कमांड यूजर इंटरफेस। उनमें काफ़ी सारी कमांड ही होती है, खाली वो टाइप करते रहते हैं, ब्लैक स्क्रीन होती है, खाली कंप्यूटर को निर्देश भेजते हैं, कंप्यूटर से निर्देश वापस आते हैं, उसको बोलते हैं कमांड यूजर इंटरफेस। और जो अपन नॉर्मल कंप्यूटर देखते हैं आजकल के कंप्यूटर, वो सारे सारे कैसे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये ध्यान रखना। तो जिसमें चित्र वगैरह दिखाई दे वो कैसा होता है, ग्राफिकल। और खाली ब्लैक स्क्रीन और खाली कोडिंग वगैरह चल रही हो, खाली टाइपिंग चल रही हो, कमांड चल रही हो, तो उसको क्या बोलोगे, यूनिक्स में आता है, वो है कमांड यूजर इंटरफेस। तो अपने लिनक्स है, मैक ओएस है और विंडोज है, ये तीनों नए जमाने के, और ये कैसे हैं, अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। लिनक्स,
मैक ओएस और विंडोज। जबकि यूनिक्स कैसा है, तो ये पुराने ज़माने का आप बोल सकते हो CUI है। कैसा है? CUI यानी कमांड यूजर इंटरफेस। तो दो फुल फॉर्म भी आपको साथ में याद रखनी है, एक GUI मतलब क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और CUI मतलब कमांड यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखो दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जिससे अपन को इंस्टॉल करना पड़े। अभी देखते हैं कौन सा नहीं है। तो प्रश्न देखो, पहला है विंडोज XP, दूसरा है VLC मीडिया प्लेयर, अगला एडोब रीडर, फोटोशॉप। तो आपको पता है, आप फोन चलाते हो तो भी बता सकते हो, कंप्यूटर पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। VLC मीडिया प्लेयर अपन इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, बिल्कुल कर सकते हो। आप एडोब रीडर इंस्टॉल कर सकते हो 100%, और फोटोशॉप कर सकते हो। तो ये तीनों तो ऐप है, फोन में भी आते हैं, कंप्यूटर में भी आते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये हर जगह आएगा बार बार। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिसको आप इंस्टॉल करके रन कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? विंडोज XP, ये एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ भाई, अगला प्रश्न देखो, टास्क बार। टास्क बार क्या है? एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन और उस पर दिनांक समय प्रदर्शित किया जाता है। तो ये क्या है भाई? आपने फ़ोन चलाया होगा, ये फ़ोन है आपका। आप देखोगे फ़ोन में यहाँ पर 3 बटन होते हैं। एक तो यहाँ पर गोला टाइप होता है, एक यहाँ पर तीर जैसा निशान वाला होता है जो कि पीछे आने के लिए काम आता है, और एक यहाँ पर इस प्रकार सा चौकट बॉक्स होता है। आप इस पर जब क्लिक करते हो तो जो भी आपके ऐप पहले खुले हुए हैं वो सारे के सारे आपको दिखाए जाते हैं। ये एक है, मान लो इसको जब आप इधर सरकाओगे तो दूसरा इधर आ जाएगा वापस। इस प्रकार से काफ़ी सारे होते हैं, तो इसी को टास्क बार बोलते हैं। और कंप्यूटर में भी ऐसा होता है। कंप्यूटर में भी आप चेक कर सकते हो कि आपके कौन कौन से ऐप खुले हुए थे अभी। वो सारे खोलने के लिए जो उपकरण है या फिर जो भी आप फंक्शन या फाइल यूज करते हो उसको अपन क्या बोलते हैं? टास्क बार। ये ध्यान रखना। तो टास्क बार क्या होता है? एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड में चलने वाले एप्लीकेशन, यानी जो भी बैकग्राउंड में चल रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? आइकन, उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया जाता है। तो वो कहाँ पर होता है? प्रश्न ये है। तो ये टास्क बार होता कहाँ पर है? इसका चौथे का आंसर आपको पता होना चाहिए, सिस्टम ट्रे में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिस्टम ट्रे। अब कोई सोचेगा सिस्टम ट्रे क्या है? तो आपने यदि कंप्यूटर देखा हो, ये जो है कंप्यूटर, यहाँ पर नीचे की जो पट्टी होती है उसको अपन टास्क बार कह सकते हैं। ये टास्क बार इस सिस्टम ट्रे में, यहाँ पर एक सिस्टम ट्रे में ऑप्शन होता है टास्क बार, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। ये ध्यान रखना। तो टास्क बार जो होती है सिस्टम ट्रे में पाया जाता है टास्क बार। तो नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? तो आजकल आपको पता है दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे कंप्यूटर आ गए जो मल्टीटास्किंग है और काफ़ी सारे मल्टीटास्किंग काम उसमें होते हैं। तो विंडोज़ वाले सारे मल्टीटास्किंग है, तो ये एक प्रकार का मल्टीटास्किंग है। ठीक है, यानी सारे काम करता है। विंडोज़ 98, विंडोज़ 98। अगला प्रश्न, इसमें ऑप्शन देखते हैं। तो विंडोज़ 98 तो है, विंडोज़ NT ये भी है, विंडोज़ XP ये भी है। तो विंडोज़ वाले तो सारे हैं। तो विंडोज़ एक प्रकार का पूरा क्या है? मल्टीटास्किंग है। लेकिन MS-DOS जो है ये दोस्तों पुराने टाइप का है, ये कोई मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि इसमें मल्टीटास्किंग काम नहीं होता। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना टाइप का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विंडोज से प्रारंभ बटन नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा विंडोज का मतलब वर्जन है जिसमें स्टार्ट बटन ही नहीं है? स्टार्ट बटन होता है ना, आपने कंप्यूटर यदि चलाया हो तो उसमें एक इस प्रकार का बटन होता है जिसमें 4 बॉक्स टाइप होते हैं पास में, उसको अपन बोलते हैं स्टार्ट बटन। तो ये स्टार्ट बटन किस में नहीं पाया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो है वो दोस्तों विंडोज़ 8 में नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, बढ़िया पर्सन है ना। विंडोज़ 8 में जो है ये वाला बटन नहीं पाया जाता। कौन सा? स्टार्ट बटन। बाकी देखो विंडोज़ विस्टा में पाया जाता है, विंडोज़ 10 में पाया जाता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं तो गलत आंसर है भाई। उपरोक्त सभी वाला लगाना, उपरोक्त में से कोई नहीं वाला नहीं। तो विंडोज़ 8 में ये जो है स्टार्ट बटन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये आपको बार बार बता चुका हूँ मैं, फिर भी आप देखो। तो पहला क्या है? 7वें का क्या ऑप्शन है? देखो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उनको पहचान लो तो जो नहीं है वो अपने आप बच जाएंगे। तो पहला देखो डोस, अभी पढ़ा था ऊपर है ना, ये डोस एक प्रकार का क्या है? MS-DOS ये प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टीटास्किंग नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं, आपको दे रखा है लिनक्स। लिनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सी विंडोज भी है। ओरेकल कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपको पता चल जाना चाहिए देखते ही। ठीक है, विंडोज तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ही, डोस है अभी पढ़ा, और लिनक्स भी है। ये तीनों ऑप्शन आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे ऊपर वाले क्वेश्चन में। इसीलिए बोलता हूँ ये वीडियो आप पूरा देखोगे तब आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखो, ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-DOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS-DOS भी है, लेकिन लिनक्स भी है, और साथ साथ में ओरेकल नहीं है। ये बहुत ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। एक हाँ डोट करके रखा ना, एक
डॉट खाली मतलब खाली जगह है, उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फाइलों को कहाँ पर संग्रहित करते हो, फोन चलाते हो तो भी आप फोल्डर में रखते नहीं रखते। तो एक फोल्डर जो होता है उस डिस्क पर नामित स्थान होता है जहां पर फाइलों को अपन क्या करते हैं, संग्रहित। तो फाइलों को कहाँ संग्रहित करते हैं भाई, फोल्डर में। अगला प्रश्न है, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो भाई विंडोज में स्टार्ट बटन के काफ़ी सारे उपयोग है, लेकिन सामान्य एक उपयोग बढ़िया देखो, उपरोक्त तो सभी होगा इसका राइट आंसर, इसीलिए काफ़ी सारे उपयोग है ना इसके। पहला है एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए, मतलब कोई एप्लीकेशन आपको लॉन्च करना है कंप्यूटर में तो भी आप कर सकते हो। डिवाइस सेटिंग करने के लिए, सिस्टम को बंद करने के लिए, सारे काम आप स्टार्ट मेनू में जाकर कर सकते हो। ये आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टरी को लेके जाते हैं तो क्या होता है भाई, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टरी को लेके जाते हैं तो क्या होता है, निर्देशिका या डायरेक्टरी के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है। दूसरा, उस निर्देशिका के अंदर सभी उप निर्देशिका चले गए हैं। तीसरा है, निर्देशिका को स्थानांतरित किया जाता है, स्रोत फाइल को नहीं। तो एक ध्यान रखना, ए और बी दोनों इसके राइट आंसर है। यानी कि जब आप किसी फाइल को डायरेक्टरी को ट्रांसफर करते हो तो उसमें जो भी फाइल होगी वो सारी सारी साथ में ट्रांसफर होगी। आप देखो, जैसे आप किसी फोल्डर को ट्रांसफर कर रहे हो, उस फोल्डर में छोटे छोटे और फोल्डर थे तो सीधे उसके साथ में ट्रांसफर हो गए, सीधी सी बात ये चीज़ है ना। जैसे एक बैग है, एक ये मान लो बैग है, बैग के अंदर कुछ गुल्लक पड़ा है, आप बैग लेके जा रहे हो तो गुल्लक तो साथ में जाएगा, सीधी बात है। तो ये है, तो निर्देशिका या फाइल को जब ट्रांसफर किया जाता है उसके साथ में सभी छोटी फाइलें ट्रांसफर होती है। और दूसरा बी ऑप्शन क्या है, उस निर्देशिका के अंदर सभी उपनिर्देशिका चले गए, ये भी सही होता है। उसके अंदर जो भी फाइलें थी छोटी वो सारी सारी चली जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे चैप्टर संख्या 4, 3 पार्ट पढ़े अभी हमने। चैप्टर संख्या 4 का नाम है इंटरनेट का परिचय। रे बचपन से यही तो पढ़ रहे लोग बेचारे, इंटरनेट ही पढ़ना है जिंदगी भर, है ना। अब देखो इंटरनेट का मुख्य उपयोग तो भाई बात मत पूछो, है ना, इतना उपयोग करते हैं लोग, अपन भी करते हैं ना। तो इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है, तो पहला संचार, दूसरा शिक्षा, तीसरा वित्तीय लेन देन। कौन सा नहीं होता है, सभी उपयोग है। इंटरनेट से आज कुछ भी किया जा सकता है, ऐसा जमाना चल रहा है भाई। तो पहला इसका डी ऑप्शन राइट है, उपरोक्त सभी ज्यादातर राइट ही होता है, ठीक है। संचार माध्यम यानी कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप किसी से बात कर सकते हो, मैं वीडियो बना रहा हूँ आप वीडियो देख रहे हो तो ये एक प्रकार से कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। एजुकेशन में पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हो, ये भी एक हो सकता है। और वित्तीय लेन देन, अगर आप चाहो तो इस पर थैंक्स ऑप्शन से पैसे भेज सकते हो, ये एक प्रकार से वित्तीय लेन देन हो सकता है, लेकिन भेजने नहीं, अपने नहीं भेजने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वैसे भी कौन भेज रहा है ये आपको पता ही है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा भाई। अगली बात करते हैं नेक्स्ट, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने में से पहले निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। मतलब एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर पहुंचने से पहले क्या जरूरी होती है, इंटरनेट सेवा। इंटरनेट के बिना आप कैसे पहुंच पाओगे, ये तो है ही। उसके अलावा अगला ऑप्शन देखो, मोडेम बिल्कुल सही है, और वेब ब्राउजर, तीनों ही सही है। उपरोक्त सभी इज ऑलवेज राइट, ये ध्यान रखना। इसमें RSAT में जो ज़्यादा 90% सही होगा भाई। तो देखो इंटरनेट सेवा, कोई बोलेगा सर मोडेम क्यों आवश्यकता है, को काफ़ी सारे से कंप्यूटर है जिसमें वाईफाई का ऑप्शन नहीं है भाई, तो उस समय वाईफाई वगैरह को कनेक्ट करने के लिए मोडेम वगैरह लाए जाते हैं, ठीक है। और एक है ये वेब ब्राउजर, अगर आपने मोडेम वगैरह लगा भी दिया, इंटरनेट सेवा भी जोड़ दी, अब आपको कुछ सर्च करना तो उसके लिए कोई फाइल या फिर कोई ब्राउजर तो चाहिए, फाइल तो नहीं, ब्राउजर तो चाहिएगा ना आपको। जैसे गूगल हुआ, मोजिला फायरफॉक्स हुआ, तो ये सारे क्या है, ब्राउजर है, यानी कि जिस पर आप कोई साइट सर्च कर सकते हो, तो उसके लिए ये भी चाहिए। तो एक तो आपको इंटरनेट सेवा चाहिए, दूसरा मोडेम चाहिए, तीसरा ब्राउजर चाहिए, ऑल ऑफ दी एबो। नेक्स्ट बात करते हैं, ISP का पूरा नाम, एक पर्सन शॉर्ट फॉर्म का जरूर आएगा, ये आप दिमाग में पहले से रखें। तो ISP का पूरा नाम है दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या नाम है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये ध्यान रखना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक इंटरनेट भी लिखा हुआ है, ये गलत है, ध्यान से पढ़ना भाई। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका राइट आंसर होगा भाई। अगला बात करते हैं नेक्स्ट, चौथा प्रश्न है, एक वेब ब्राउजर क्या है। वेब ब्राउजर दोस्तों आपको शॉर्ट में सही भाषा में बोलूँ तो एक वेब ब्राउजर जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है भाई। चौथा प्रश्न है, एक वेब ब्राउजर क्या है, तो इसका राइट आंसर है भाई बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अरे अभी आपको बताया है कि भाई वेब ब्राउजर का काम क्या है, जो सर्च करने के लिए काम आए। जैसे आप गूगल पे जाते हो तो गूगल एक प्रकार का वेब ब्राउजर है, आप ओपेरा मिनी खोलते हो, ओपेरा मिनी एक प्रकार का वेब ब्राउजर है, यूसी ब्राउजर नाम ही ब्राउजर आता है, मोजिला फायरफॉक्स एक प्रकार का क्या है, वेब ब्राउजर है। तो जहाँ जहाँ पर आप जाके सर्च करते हो तो क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, पूरे सिस्टम को चलाते हैं, कतई गलत बात है, आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कैसे सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि जो आपके एक विशेष एप्लीकेशन पे ही काम करते हैं, ध्यान रखना भाई। अगला है नेक्स्ट है, मोडेम का पूरा नाम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, मोडेम का पूरा नाम क्या है। तो मोडेम का पूरा नाम है भाई मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। मोडेम दो वर्ड है इसमें, एक है मो का मतलब मॉड्यूलेटर, और डेम से आएगा ना DEM, मोडेम, तो डेम का मतलब है डी मॉड्यूलेटर। तो पहले क्या आएगा, MO मतलब मॉड्यूलेटर, डेम मतलब डी मॉड्यूलेटर, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, मोडेम की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, अगला कौन सा प्रश्न है भाई,
छठा पर्सन है। ये पर्सन तो भाई छाप के रख लो भाई, आएगा ही आएगा, इतना इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, क्या है यूआरएल का पूरा नाम क्या है, यूआरएल का पूरा नाम, तो यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बहुत बढ़िया पर्सन है, शानदार। ये वीडियो एंड तक देखो, मैं कहता हूँ आपके 90% क्लियर हो जाएगा, 90 के 100% ही मानो आप तो। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल है ना। अगला पर्सन देखते हैं, नेक्स्ट है www का पूरा नाम क्या है, तो बहुत बढ़िया पर्सन है। www का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या नाम है, वर्ल्ड वाइड वेब। सातवां तो क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, और ये भी शायद पर्सन आ रखा है एक बार, www के आविष्कारक कौन है, तो वो टीम बर्नर्स ली। ये आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा में, ये पर्सन अभी शायद 9वीं 10वीं के पेपरों में था। टीम बर्नर्स ली, बर्नर्स ली। तो टीम बर्नर्स ली किसके खोज करता है भाई, www के। कंप्यूटर का पिता कैसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज, ये बेबेज, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहते हैं। ध्यान रखना चार्ल्स है ये। ओके, अगला पर्सन देखते हैं, नेक्स्ट पर्सन। वर्ल्ड वाइड वेब के पता चल गया पूरा नाम, वर्ल्ड वाइड वेब, www, टीम बर्नर्स ली। अगला पर्सन देखो, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। क्लाइंट का मतलब क्या होता है, जो कि उपयोग करता है उसका, है ना। तो क्लाइंट कौन है, ईमेल क्लाइंट इसमें से, वो है भाई जीमेल। आपको पता होगा, तो जीमेल का उपयोग 90% लोग करते ही है। ई मित्र का उपयोग सभी नहीं करते हैं। ये महिंद्रा, ये भी कोई ईमेल क्लाइंट नहीं है, ज़्यादातर जीमेल का उपयोग ही होता है, ये ध्यान रखना। राउटर नहीं होता है, राउटर तो अपन उसको बोलते हैं जो हॉटस्पॉट वगैरह के लिए काम आता है। नेक्स्ट है 9वां पर्सन देखो, सर्च इंजन का उदाहरण है। अभी क्या बताएं आपको, आप सोचो कितना सरल पर्सन है। सर्च इंजन, जिस पर अपन जाके क्या करेंगे, सर्च। तो आप कहाँ पे जाके सर्च करते हो, पेटीएम पे जाके सर्च करते हो, नासा ऐसा नहीं करते हैं। गूगल पे जाके, हाँ ये सर सही बात है, 100%, गूगल इज राइट आंसर, वेरी गुड, मजा आ गया है ना। फ्लिपकार्ट पे जाके ऑर्डर थोड़ी करने अपने को, गूगल पे जाके सर्च करेंगे। तो सर्च इंजन कौन है भाई, गूगल बाबा। अगला पर्सन है डीएनएस का पूरा नाम। देखो कितनी सारी शॉर्ट फॉर्म आई और सारी की सारी एक पन्ना ले लेना, छाप लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या नाम है भाई, डोमेन नेम सिस्टम। ए और बी कभी होगा ही नहीं, फुल फॉर्म एक ही होती है प्रत्येक वर्ड, ये ध्यान रखना। तो डोमेन नेम सिस्टम इसका राइट आंसर है। क्या नाम है, डोमेन नेम सिस्टम। फुल फॉर्म सारी एक बार रिपीट करा देता हूँ आपको, मजा आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले देखो सारे ही देख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 1 मिनट लगेगा। तो इंटरनेट का मुख्य उपयोग है, उपरोक्त तो सभी, पूछने की जरूरत ही नहीं अपने को ऐसे पर्सन। अगला, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, इंटरनेट सेवा चाहिए, मॉडेम चाहिए, ब्राउजर चाहिए, सभी चाहिए। अगला नेक्स्ट पर्सन, आईएसपी का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला पर्सन देखो, नेक्स्ट है एक वेब ब्राउजर क्या है। वेब ब्राउजर क्या होता है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है भाई, क्योंकि एक प्रकार का ऐप है जिसे अपन इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट है मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अगला पर्सन देखो, ये हो गए सारे। हाँ, डीएनएस का पूरा नाम क्या है भाई, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस पूरा नाम क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। अगला सर्च इंजन का उदाहरण है गूगल बाबा के, कैसे भूलेंगे भाई, डेली का काम है। अगला है निम्नलिखित में से ईमेल मतलब जीमेल, बात खत्म। अगला पर्सन है www वर्ल्ड वाइड वेब। www मतलब क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब। खोज किसने की, टीम बर्नर्स ली ने। अगला पर्सन देखो, ये यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या नाम है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इतने सिंपल पर्सन है भाई। अगला देखो, नेक्स्ट चैप्टर संख्या 5 शुरू करते हैं और नाम है डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म। डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि चाहिए, तो वो है भाई 10,000। प्रधानमंत्री जनधन योजना में जुड़ना है तो कितने हज़ार चाहिए, 10,000। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है, तो ऑनलाइन बैंकिंग फायदा क्या नहीं है, समय की बचत होती है, बिल्कुल होती है। लागत की बचत होती है, बिल्कुल होती है। आप टैक्सी में जा रहे हो, बैंक दूर 2 किलोमीटर, आपने 50 रुपये खर्च कर दिए, बाद में आपको पैसे मिले, लेकिन एक आप घर बैठे बैठे बैंकिंग ट्रांसफर कर देते हो पैसे, तो इससे में लागत की भी बचत होती है। अगला है उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है, ये कोई फायदा थोड़ी है, ये एक नुकसान टाइप लग रहा है। तो ये देखो, इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये एक ऑनलाइन बैंकिंग का फायदा नहीं है। बाकी तो खाते की सुरक्षा हो जाती है, ये भी घर बैठे होता है, तो बढ़िया फायदा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं है, तो कौन सी जो है वो क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं है। तो इसका देखो, बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक का कार्ड जारी करना, ये तो है। भुगतान की एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल, आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कर सकते हो। नेक्स्ट है पहले खरीदे बाद में भुगतान करें, ये भी सही है, लेकिन खरीदे और एक साथ भुगतान करें ये गलत है, क्रेडिट कार्ड में ये नहीं होता है। अगला है OTP का पूरा नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन टाइम पासवर्ड, ये तो आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, वन टाइम पासवर्ड OTP। अगला प्रश्न है UPI का पूरा नाम क्या है, ये तो आप सबको पता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या नाम है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI, और OTP पूछे तो वन टाइम पासवर्ड। अगला देखो, छठा प्रश्न क्या दे रखा है, ये आंसर, ऐसे प्रश्न आए मजा आ जाए, पहले में प्रश्न दूसरे में उत्तर दे रखा है। UPI का पूरा नाम क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश
टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया गया? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया गया? तो इसमें पुश टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? पैसा भेजने के लिए किया गया भाई। किस लिए किया गया? पैसा भेजने के लिए। पुश पुश यानी भेजो जल्दी से, ये ध्यान रखना, ए और बी दोनों नहीं इसमें। अगला है SBI बड्डी क्या है? SBI बड्डी क्या है? तो SBI बड्डी का सामान्य अर्थ होता है दोस्तों, ये रहा मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन। क्या नाम है? मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन। SBI बड्डी एक प्रकार का एप्लीकेशन है जो कि मोबाइल में वॉलेट प्रदान करता है। वॉलेट मतलब बटवा टाइप है ना, तो इसमें आप पैसे रख सकते हो। मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है जिसे अपन क्या बोलते हैं? SBI बड्डी। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? ऊपर देखा अभी SBI बड्डी तो है, भीम है, पेटीएम है, तो इन तीनों में आप पैसे रख सकते हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड जो है ये कोई मोबाइल वॉलेट नहीं है, ध्यान रखना। क्रेडिट कार्ड एक अलग कार्ड होता है, ये कोई मोबाइल वॉलेट नहीं है। अगला है रुपे। रुपे जो है वो डेबिट कार्ड क्या है? रुपे डेबिट कार्ड क्या है? रुपे डेबिट कार्ड तो ये भाई उपरोक्त तो सभी क्या है? उपरोक्त सभी। मैंने बोला उपरोक्त सभी तो ज़्यादातर सही करना है ना, कहीं कहीं पे गलत हो सकता है लेकिन फिर भी 90% सही है। तो रुपे जो डेबिट कार्ड है वो क्या है? तो एक प्रकार का घरेलू डेबिट कार्ड है, सही बात है। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड है, बिल्कुल सही। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड है जिसे अपन रुपे डेबिट कार्ड बोलते हैं, घरेलू डेबिट कार्ड है एक प्रकार का, और सभी ATM और POS मशीनों पर स्वीकृत है। सभी ATM और POS मशीनों पर क्या है? स्वीकृत, यानी ऑल ऑफ दी एबो। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से लाभ PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हुए हैं? तो देखो पहला क्या दे रखा है? 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर। 10,000 रुपये तो पहले एक आपको बताया था ऊपर शुरुआत में, इसकी लागत है। क्या आपको निवेश करने पड़ेंगे पहले 10,000 प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब इसमें फायदा क्या होगा? पहला देखो 1,000 रुपये की दुर्घटना बीमा कवर की जाएगी। अगला है 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर होगा। 30,000 रुपये का क्या कवर होगा? जीवन बीमा। और 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा होगी। 5,000 तक की क्या होगी? ओवरड्राफ्ट की सुविधा। और ये है उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर। अगली बात करते हैं, तो ये हो गए आपके 5 पार्ट कंप्लीट। छठा पार्ट का नाम क्या है? इंटरनेट के अनुप्रयोग। क्या नाम है पार्ट का? इंटरनेट के अनुप्रयोग। चलो देखते हैं क्या क्या अनुप्रयोग इंटरनेट के। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या है भाई? तो इसका प्रश्न का नाम है, इनमें से कौन सा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? ई-कॉमर्स वेबसाइट का क्या है? उदाहरण है। तो देखो ट्विटर, फेसबुक, फ्लिपकार्ट या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आपको सीधा बात करा ई-कॉमर्स यानी ऑनलाइन लेन देन करना। ई-कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन लेन देन करना, मतलब कुछ खरीदना, कुछ बेचना। तो आप क्या ट्विटर पे कुछ बेचते हो? नहीं। फेसबुक पे नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया तो एक अखबार है, ये भी नहीं। तो फ्लिपकार्ट इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर। तो ये क्या है? ई-कॉमर्स का एक उदाहरण है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट की श्रेणी। अभी ऊपर यही तो पढ़ा हमने, बेचना और खरीदना ई कॉमर्स काम आता है। क्या काम आता है? ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का मतलब क्या था? कुछ बेचना या कुछ खरीदना। ये है खरीदने और बेचने के लिए कौन सी वेबसाइट की श्रेणी काम आती है? ई कॉमर्स साइट। क्या काम आती है? ई कॉमर्स साइट। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई ई कॉमर्स वेबसाइट का नाम। तो ई बाजार, सीधी सी बात है, लेन देन का मतलब क्या होता है? बाजार में जाना। तो ई बाजार जो है वो राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई एक प्रकार की ई कॉमर्स की वेबसाइट है। अगला प्रश्न देखो भाई, चौथा प्रश्न जो है उसका राइट आंसर अभी देखते हैं। क्या प्रश्न है भाई? माइक्रो ब्लॉगिंग। क्या नाम है? माइक्रो ब्लॉगिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रो ब्लॉगिंग जो है निम्न का, नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है? ब्लॉग मतलब आपको पता है गूगल वगैरह जो है उस पर आप क्या कर सकते हो? कुछ ब्लॉग वगैरह डालकर अपने कुछ टाइप कर कुछ पोस्ट वगैरह अपलोड कर सकते हो, कुछ फोटो बना सकते हो, आप उस पर कुछ लिख के पैराग्राफ भेज सकते हो, निम्न भेज सकते हो, उसको आप क्या बोलते हो? ब्लॉगिंग। ठीक है, तो माइक्रो ब्लॉगिंग का एक निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण हो सकता है? तो भाई चौथा प्रश्न बहुत सिंपल प्रश्न है, ये आपको पता ही होगा। ट्विटर पर काफ़ी लोग अपना ज्ञान देते रहते हैं, तो वो एक प्रकार का माइक्रो ब्लॉगिंग ही हो गया। ठीक है, ये है ट्विटर। नेक्स्ट है अगला, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का एक उदाहरण है? ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो किस प्रकार के लेन देन का एक उदाहरण है? तो ये आपको पता होगा भाई, B2C है। क्या है? B2C। इसका मतलब क्या है? आप ऑनलाइन खाली चीज़ें मंगाते हो, ठीक है, चीज़ें खरीदने का काम करते हो, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। B2C का मतलब क्या है? बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, ये ध्यान, कस्टमर नहीं कस्टमर होता है, चलो कुछ नहीं, कस्टमर ही पड़ता है। तो बिजनेस टू कस्टमर ये है B2C। क्या काम आता है भाई? ऑनलाइन शॉपिंग में कैसा होता है? B2C होता है, ये बहुत ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई? छठा प्रश्न है ना। तो छठे प्रश्न में कहाँ पर है भाई? ये छठा प्रश्न, ये रहा प्रश्न है,
MOOC, क्या नाम है? MOOC का पूरा नाम क्या है? तो MOOC का पूरा नाम है दोस्तों, ये पहला ही आंसर इसका राइट है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। क्या नाम है? मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, MOOC, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, 7वां प्रश्न। तो 7वें प्रश्न का क्या है? फेसबुक साइट। अच्छा, फेसबुक का प्रश्न आता है, ये देखो ऐसे पढ़ने मजा ही आता है ना। फेसबुक साइट का एक उदाहरण है। फेसबुक कैसी साइट का उदाहरण है? क्या ई कॉमर्स है, कुछ खरीदते कुछ बेचते हैं? तो क्या ना। अगला सोशल नेटवर्किंग है, तो हाँ ये तो लग रहा है। मनोरंजन है, हाँ ये भी लग रहा है। ब्लॉगिंग भी लग रहा है, लेकिन इसमें से सोशल नेटवर्किंग जो है ये बहुत बढ़िया आंसर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फेसबुक एक प्रकार का सोशल मीडिया का टाइप है ना, नेटवर्किंग के लिए काम आता है। अगला है जॉब सर्च। कौन सा प्रश्न है भाई? 8वां प्रश्न। क्या देर का है? जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है। ऐसी कौन सी वेबसाइट है जहां पर जाकर आप अपनी जॉब को खोज सकते हो, सर्च कर सकते हो? तो उसका राइट आंसर होगा भाई ये naukri.com। वाह रे वाह, ये देखो ऐसे प्रश्न आने चाहिए। जॉब का मतलब नौकरी, नौकरी आंसर, वाह मजा आ गया। तो जॉब सर्च.com क्या होता है? जॉब सर्च.com मतलब नौकरी सर्च.com या नौकरी.com, ये ध्यान रखना। जॉब सर्च के लिए कौन से .com पे जाओगे? नौकरी.com। तो कल भाई तो आज चेक करेंगे लोग आधे से ज़्यादा, तो भाई नौकरी मिल रही है मेरे को भी, देखते हैं नौकरी.com। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड, क्या क्लाउड बेस्ड समाधान कौन सा है? या फिर स्टोरेज सॉल्यूशन के लिए ना, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशन मतलब आपने देखा होगा फोन में काफ़ी बार स्टोरेज भर जाता है और काफ़ी लोग गूगल फोटोज़ पे अपने फोटो वगैरह अपलोड करके रखते हैं, तो वो एक प्रकार का क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है। इसी प्रकार का राजस्थान सरकार ने भी एक बनाया है ताकि लोग अपने स्पेस को या फिर स्टोरेज को उसमें ट्रांसफर कर सके। तो उसका ऑप्शन है राज ई वोल्ट। क्या बनाया भाई उन्होंने? राज ई वोल्ट बनाया है। नेक्स्ट है क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है, मतलब जिसमें आप अपने स्टोरेज को सेव कर सकते हो। जैसे गूगल ड्राइव में काफ़ी लोग फोटो वगैरह सेव करके रखते हैं, हाइड करके रखते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ये भी एक प्रकार क्या है? क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है ड्रॉप बॉक्स, ये भी है। तो उपरोक्त तो सभी इसका क्या होगा भाई? राइट आंसर होगा 100%। अगली बात करते हैं, ये हो गए 6 पेपर। कितने पेपर हुए? 6, मतलब 6 पार्ट हो गए। 7वें पार्ट का नाम देखो, राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं। राजस्थान के नागरिकों के लिए क्या है? डिजिटल सेवाएं, मतलब ऑनलाइन क्या क्या सेवाएं दे रही है सरकार, अभी चेक करते हैं। तो पहला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण है? राजस्थान संपर्क का क्या है? राजस्थान संपर्क का चरण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है भाई? तो ये है रजिस्ट्रेशन। क्या नाम है? रजिस्ट्रेशन करोगे तभी तो आप संपर्क में जाओगे किसी के, तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना भाई, तब आप राजस्थान के संपर्क में आओगे। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। ओहो, इतना छोटा नाम, आयुष्मान भारत ABMGRSBY, फुल फॉर्म ध्यान रखना। AB का मतलब आयुष्मान भारत, MGRSBY का फुल फॉर्म क्या है? तो महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में किस तिथि को लागू किया गया? तो ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। ये 1 सितंबर 2019 से। कब शुरू हुआ भाई राजस्थान में? ये 1 सितंबर 2019। क्या है? राजस्थान मतलब आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान जन स्वास्थ्य बीमा योजना या राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, 1 सितंबर 2019। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पंजीयन राजस्थान जन आधार योजना के तहत सम्मिलित नहीं है? तो भाई आपको पता होगा जन आधार कार्ड में आजकल काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट ऐड करवाए जा रहे हैं। वो ई मित्र वाला बोलता है आपने ये ऐड कराए नहीं, ये लेके आओ, ये ऐड कराए नहीं, ये लेके आओ, तो बार बार ऐड कराते हैं। तो उसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं और क्या नहीं? तो जन आधार पंजीयन वो खुद तो होगा ही जन आधार, दूसरा होगा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र होगा, तीसरा विवाह पंजीयन भी उसमें होगा, लेकिन ये मकान और घर का पंजीयन उसमें नहीं होता, ये ध्यान रखना भाई, मकान और घर का पंजीयन उसमें नहीं होता है। अगला प्रश्न है EPDS, क्या नाम है? EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम क्या है? ये लो BPL, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे भाई। BPL का पूरा नाम क्या है? तो BPL का पूरा नाम है भाई बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन, ये ध्यान रखना। हाँ भाई, अगला प्रश्न देखो, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो पहला 1.10 करोड़ से भी अधिक नागरिकों को सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज, ये तो सही है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत आने वाले परिवार शामिल है। सीधी सी बात है, जिनको गेहूं वगैरह मिलते हैं या फिर जो आयुष्मान भारत योजना में जुड़े हुए हैं वो सब इसके क्या होंगे? पात्र होंगे। नेक्स्ट है IPD आंतरिक रोगी विभाग में रोगियों को नकद रहित इलाज, ये भी सही है, लेकिन अस्पतालों में निःशुल्क OPD की सुविधा, ये इसका कोई मतलब इसमें नहीं, ये उसके संदर्भ में गलत है ना। ये एक प्रकार की बीमा योजना है, उसमें OPD का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, EPDS के संदर्भ में MSP का पूरा नाम क्या है? EPDS के संदर्भ में MSP का पूरा नाम, तो MSP का पूरा नाम है दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या नाम है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट है,
आधार कार्ड संख्या में कितने अंक होते हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। आधार कार्ड संख्या में कितने अंक होते हैं भाई, 12 अंक होते हैं। कितने होते हैं, 12 अंक, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम क्या है। आपको ईपीडीएस देख लो, ईपीडीएस के संदर्भ में क्या है, एमएसपी का पूरा नाम तो क्या हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी का पूरा नाम क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और यदि बात करें एफपीएस का पूरा नाम क्या है, तो एफपीएस का पूरा नाम है दोस्तों फेयर प्राइस शॉप। क्या नाम है, फेयर प्राइस शॉप, प्राइस शॉप, लेकिन वो भी कैसी, फेयर है, रफ नहीं है भाई, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। तो इसमें क्या लिखा है, प्रत्येक परिवार को 10 अंक की परिवार पहचान संख्या दी जाएगी, प्रत्येक परिवार को। तो परिवार पहचान संख्या कितने अंकों की होगी, 10 अंक की होगी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, परिवार पहचान संख्या 10 अंक की। दूसरा, 18 वर्ष या अधिक उम्र की महिला परिवार की मुखिया होगी, बिल्कुल सही बात है। इसमें परिवार की मुखिया किसको बनाया गया, महिलाओं को बनाया गया। तीसरा, प्रत्येक निवासी को 16 अंक की पहचान संख्या, ये बहुत गलत बात है, 16 अंक नहीं है। तो प्रत्येक निवासी या प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको 11 अंक का दिया गया है, ये ध्यान रखना। आधार कार्ड पूछे तो 12 अंक, आधार कार्ड में 12 अंक। जन आधार में पूछे परिवार का अंक कितना है, तो 10 अंक। एक परिवार की टोटल जो संख्या है, मतलब एक जो कार्ड में लिखी हुई होगी वो कितनी होगी, 10। और यदि बात करें प्रत्येक व्यक्ति की कितनी होगी, तो उसमें 11 अंक होंगे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, जन आधार में नामांकन के पश्चात आधार संख्या को जन आधार पोर्टल पर दर्ज करवाना आवश्यक है, ये सीधी सी बात है। आप जन आधार बनाते हो उसमें आधार कार्ड संख्या को भी उसमें अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पर्सन है लास्ट, राजस्थान जन आधार योजना, कौन सी योजना, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम क्या है। राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में क्या है, डीबीटी का पूरा नाम क्या है, तो उसका नाम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या नाम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब कितना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे वो तो नहीं पता। अच्छा, अगला चैप्टर देखो, 8वां चैप्टर है राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुंच। राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक क्या पहुंच है वो देखते हैं। तो बहुवैकल्पिक प्रश्नों से शुरू करते हैं, यही है, वैसे भी पढ़ना यही है। पहला प्रश्न है एसएसओ का पूरा नाम, ये तो आपको सबको पता होना चाहिए, एसएसओ सिंगल साइन ऑन। क्या नाम है भाई, एसएसओ का पूरा नाम क्या है, सिंगल साइन ऑन, सिंगल साइन ऑन हो गया। चलो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है जन सूचना पोर्टल, कौन सा पोर्टल, जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। तो जन सूचना पोर्टल के बारे में क्या सत्य नहीं भाई, अभी देखते हैं। पहला है, सूचना प्राप्त करने के लिए आधार पंजीयन आवश्यक है। नहीं भाई, ये आधार पंजीयन जो है वो सूचना प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है। सूचना तो अपन यूं ही प्राप्त कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करके जन सूचना पोर्टल पे क्लिक करो, बाद में आप कोई भी सूचना ग्रहण कर सकते हो। अगला है पोर्टल का यूआरएल, देखो ये ऐसे लिखा होगा https जन सूचना राजस्थान गवर्नमेंट इन, तो ये सीधी सी बात है, उसका यूआरएल यही है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार की, मतलब सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी, बिल्कुल सही बात है। तो जन सूचना पोर्टल किसके लिए बनाया गया, तो भाई राजस्थान सरकार की जितनी भी योजना है उन सभी की जानकारी एक ही जगह पर मिल जाए, तो वो कौन सा पोर्टल होगा, जन सूचना पोर्टल। क्या आपको वहां पर आधार कार्ड दर्ज कराना पड़ेगा, तो क्या नहीं साहब, ये गलत हो गया ना, ये इसका राइट आंसर है। फिर भी पॉइंट तो पूरे पढ़ ही लेते हैं। अगला है आम जन को सरकारी विभागों, प्राधिकरणों, निगम की सूचनाएं आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। आप जितने भी सरकारी विभाग है, योजनाएं वगैरह है, उनकी सारी जानकारी घर बैठे जन सूचना पोर्टल पर देख सकते हो, ये ध्यान रखना। तीसरा प्रश्न है नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीयन कर सकते हैं। मतलब आपको यदि ऑनलाइन में रोजगार करना है तो आप पंजीयन कैसे करोगे, तो इसका राइट आंसर है भाई देखो, पहला ई मित्र से, बिल्कुल ई मित्र पर जाकर कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन का काम वैसे भी ई मित्र पे होता है। दूसरा है रोजगार विभाग की साइट पे जाकर, कौन सी विभाग की, रोजगार विभाग की साइट पे जाके या ई मित्र पे जाके, तो ए और बी दोनों इसके राइट आंसर है भाई। अगला प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न क्या दे रखा है कि एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है। तो एसएसओ के तहत कोई पंजीकरण कैसे करेगा, तो आप देखो भाई एसएसओ में क्या होता है, आधार नंबर के जरिए कर सकता है, ठीक है। अगला है भामाशाह कार्ड के जरिए कर सकता है, या ए और बी दोनों, तो आधार कार्ड से करो या भामाशाह कार्ड से करो, दोनों ही सही है। भामाशाह कार्ड की जगह हालांकि अब क्या हो गया, जन आधार कार्ड हो गया है, तो ए और बी दोनों सही है। एसएसओ के तहत आप पंजीयन करने के लिए आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हो और जन आधार या भामाशाह कार्ड का उपयोग भी कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला कौन सा, पांचवा प्रश्न है क्या भाई, हाँ तो पांचवा प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्या किया जाता है भाई, तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। मतलब राजस्थान का जो नागरिक है वो क्या कर सकता है, शिकायत दर्ज कर सकता है, किस पर जाकर, तो आपको देखना है भाई किस पर जाकर दर्ज कर सकता है। पहला टोल फ्री नंबर पर, सही बात है, टोल फ्री नंबर हर एक चीज़ के होते हैं, शिकायत दर्ज करने के लिए भी टोल फ्री नंबर है, उस पर शिकायत दर्ज करो। दूसरा राजस्थान संपर्क पोर्टल, ये इसीलिए बनेगा भाई, कोई शिकायत दर्ज करना चाहे राजस्थान का व्यक्ति तो कौन सा पोर्टल खोलेगा, राजस्थान संपर्क पोर्टल। एक अभी ऊपर बताया था राजस्थान जन सूचना पोर्टल, तो जन सूचना किसके लिए, कोई योजना की जानकारी चाहिए तो शिकायत करनी है तो क्या करोगे, संपर्क पोर्टल, ठीक है।
और उसके लिए आधार कार्ड चाहिएगा, अभी पहले ऊपर देखा था हमने, है ना। अगला प्रश्न है राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन, हाँ ये भी एप्लीकेशन भी इसके लिए बनाई गई है। कौन सी एप्लीकेशन है, तो राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके। और नेक्स्ट है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी तो वैसे ही राइट ही होता है, ये ध्यान रखना अपने 90% में लिख देना। अगला नेक्स्ट है ईपीडीएस का पूरा नाम क्या है। ईपीडीएस हमने काफ़ी बार पढ़ा, हमने ईपीडीएस में 2 प्रकार की फुल फॉर्म देखी थी, एक देखो ये रही, 2-3 देखी थी। तो क्या भाई ईपीडीएस में एमएसपी का पूरा नाम क्या है। एमएसपी का पूरा नाम हमने देखा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक हमने एफपीएस का पूरा नाम देखा था, एफपीएस का फुल फॉर्म क्या देखा था भाई, तो ये देखा था फेयर प्राइस शॉप। अब आप देखते हैं कि भाई ईपीडीएस की खुद की फुल फॉर्म क्या है, तो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ईपीडीएस काफ़ी से कर रहे हैं कभी देर से। अब देखो ईपीडीएस होता क्या है भाई, तो इसकी खुद की फुल फॉर्म क्या है, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या नाम है, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क को कैसे भुगतान कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन माध्यम से जो है विश्वविद्यालय के शुल्क को कैसे भुगतान कर सकते हैं, मतलब जो भी आपकी विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, आप उसके शुल्क को यानी पैसों को कैसे भुगतान कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसका सीधा सा आंसर है भाई, आप देखो ई मित्र पे जाके कर सकते हो, सिंगल साइन ऑन आईडी से कर सकते हो यानी एसएसओ आईडी से कर सकते हो, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाके कर सकते हो। उपरोक्त सभी सही है, तो आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पे करो या सिंगल साइन ऑन एसएसओ आईडी से करो या ई मित्र से करो, तीनों इसके राइट आंसर है, डी ऑप्शन इसका राइट रहेगा भाई। अगला बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखो एसएसओ जो है सिंगल साइन ऑन, ये ध्यान रखना फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। एसएसओ सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है, ऐसा पहले तो नहीं था। तो देखो सहायता डेस्क लागत को कम करें यानी रिड्यूस हेल्प डेस्क कॉस्ट, किसी की हेल्प लेकर काम करने से अच्छा खुद काम कर सकते हैं, तो सहायता डेस्क लागत को कम करने के लिए। दूसरा है ग्राहक की संतुष्टि को बेहतर बनाने के लिए, ग्राहक की संतुष्टि को क्या बनाने के लिए, बेहतर। और अगला उत्पादकता बढ़ा देता है, प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होती है। उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर है, ठीक है भाई। तो भाई देखिए मैंने आपको 8 चैप्टर करवा दिए किताब के, बाकी के 8 चैप्टर मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और बाकी के चैप्टर देखना चाहते हो तो कमेंट भी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए, थैंक यू।